हेलो एंड वेलकम टू आवर क्लास। लास्ट क्लास में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स क्या होती है, एसआई यूनिट्स क्या होती है, एंड हमने सीखा था कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाए। लास्ट क्लास में हमने लेंथ को मेजर करने के दो तरीके सीखे थे। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। एंड इनडायरेक्ट मेथड में हमने पैरेलैक्स को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लेंथ को कंटिन्यू करते हैं एंड आज हम स्टार्ट करते हैं समझने में कि लेंथ की और भी कौन कौन सी यूनिट होती है एंड उसको हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में हम जानते हैं कि दो टाइप के डोमेन्स होते हैं, माइक्रो डोमेन एंड मैक्रो डोमेन। माइक्रो एटॉमिक स्केल पे वर्क करता है एंड मैक्रो लार्ज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्केल में वर्क करता है। तो लेंथ को मेजर करने की और भी डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसको जानने से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है सम स्पेशल यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरमेंट ऑफ शॉर्ट लेंथ्स। छोटी छोटी जो लेंथ्स होती है एटॉमिक स्केल, यहाँ पर शॉर्ट लेंथ का मतलब है एटॉमिक स्केल। एंड एटॉमिक स्केल का मतलब क्या, एटम्स के अंदर की चीज़ों के बारे में बात चल रही है कि अगर उनको मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे। तो हमारे पास जो लेंथ की एक यूनिट होती है वो है 1 फर्मी। एक यूनिट होती है फर्मी, जिसको अगर मीटर के साथ कंपेयर किया जाए तो 1 फर्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। अगर आपको याद होगा तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो फर्मी न्यूक्लियस के साइज को बता रहा है कि 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है एंड यही हमारे न्यूक्लियस का साइज होता है। तो अगर हम न्यूक्लियस के साइज की बात कर रहे होंगे, साइज मतलब रेडियस, एंड रेडियस एक टाइप की लेंथ होती है। तो अगर ऐसी स्केल्स में हमें मेजर करना होगा तो हम फर्मी का इस्तेमाल करेंगे। नाउ 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको ए के ऊपर एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है और एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब एंगस्ट्रॉम की हमें कहाँ पर जरूरत पड़ती है, वेवलेंथ्स में। जब भी हम डिफरेंट कलर की वेवलेंथ्स के बारे में बात करते हैं तो वेवलेंथ्स को जब भी मेजर करना होता है तो एंगस्ट्रॉम जैसी यूनिट्स का हम यूज करते हैं। तो मीटर के साथ क्या वैल्यू होती है इसकी, 10⁻⁻10 मीटर। ये छोटी छोटी यूनिट्स हमें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी, तो अभी से ही हम इनको कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं कि हम इनको याद रखने की कोशिश करेंगे कि 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें लार्ज लेंथ को मेजर करना हो, पिछली स्लाइड में हमने स्मॉल लेंथ की बात करी थी, एटॉमिक लेवल की। लार्ज लेंथ ओके, यूनिवर्स लेवल की, तब उसको किस में मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं, हमारे पास 3 डिफरेंट यूनिट है। पहली है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे 1 AU कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक्चुअली में डिफाइन करती है कि अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस क्या है। अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा गया एंड इसकी वैल्यू ये होती है अप्रोक्सीमेटली 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन है और मीटर की कंपेयर में ये इसकी वैल्यू होती है। अब हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है लाइट ईयर। हम जानते हैं यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, तो एक लाइट के पार्टिकल को एक पॉइंट से
दूसरे पॉइंट में अगर 1 साल का डिस्टेंस लिया जाए, 1 साल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। अगर एक लाइट का पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहे तो उसको लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, कि एक लाइट का पार्टिकल 1 साल में इतनी डिस्टेंस को कवर कर सकता है। लाइट ईयर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज इसमें ईयर लिखा हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि ये टाइम की यूनिट है, बट नहीं, ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। ओके, और इसकी ये वैल्यू होती है। हमें वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि एक लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है। अब नेक्स्ट यूनिट है 1 पारसेक। ओके, 1 पारसेक की बारे में जो सबसे बड़ी चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये लार्जेस्ट यूनिट होती है, सबसे बड़ी यूनिट। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू आप देखो कितनी बड़ी है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सबसे बड़ी लेंथ की यूनिट होती है। ओके, एंड पारसेक के ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है नीट के एग्जाम में कि 1 पारसेक किस चीज की यूनिट होती है। एंड जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेक को देखने की वजह से उनको लगता है कि सेक मतलब सेकंड होगा, मतलब ये टाइम की यूनिट होगी, बट नहीं, करेक्ट आंसर ये था कि ये डिस्टेंस की यूनिट है। ओके, तो ये 1 पारसेक। तो हमने लार्ज लेंथ यूनिट्स को भी डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा, अब हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर मेजरिंग मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स वी यूज्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसे स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट, इसका जनरली यूज अगर आपको याद होगा तो केमिस्ट्री में किया जाता है। इसको शॉर्ट में आपको याद आ रहा होगा कि AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और इसका सिंबल स्मॉल यू होता है। और अगर केजी के साथ कंपेयर किया जाए तो 1 AMU इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो अगर हमें मास मेजर करना है किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का, तो हम AMU का ये यूज करते हैं और ये उसकी वैल्यू होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई दूसरी यूनिट मास की, जैसे कि मैंने बताया कि FPS सिस्टम में, जो कि इंग्लैंड में यूज होता है, मास को पाउंड्स में मेजर किया जाता है और 1 पाउंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.45 kg के। अगर आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि बॉल का जो वेट होता है या क्रिकेट बैट का जो वेट होता है वो पाउंड्स में मेजर किया जाता है। स्लग, ये भी एक मास की यूनिट होती है एंड इसकी वैल्यू होती है 14.59 kg। ये बहुत कम सुनी हुई यूनिट होगी, बट ये भी एक मास की यूनिट होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। लार्ज मासेस इन यूनिवर्स लाइक मास ऑफ प्लैनेट, स्टार, एक्सेट्रा, based on Newton law of gravitation can be measured by using gravitational method. Okay, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। ओके, मान लो हमें किसी बहुत बड़े स्टार का मास मेजर करना है, जिसे हम M2 कह देते हैं उसका मास, एंड अर्थ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें पता है M1। पैरेलैक्स मेथड या किसी और मेथड का यूज करके हमने RB चेक कर लिया कि हमें RB पता चल गया, हमें मास भी पता चल गया, हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में पता चल गया। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके M2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमें F की वैल्यू पता है, हमें G की वैल्यू पता है, M1 की वैल्यू पता है, पैरेलैक्स मेथड से हमें R की वैल्यू पता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है एंड 1 अननोन है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं,
किसी भी बड़े स्टार का, ओके, या फिर किसी दूसरे प्लेनेट का हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी मेथड को कहा जाता है ग्रेविटेशनल मेथड। तो ये बात हुई जब हमें यूनिवर्स लेवल पे जब हमें मासेस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जिसमें हमें क्या करना हो, स्मॉल मासेस को कैलकुलेट करना हो, स्मॉल मासेस मतलब हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना हो, कि किसी और एटम का मास कैलकुलेट करना हो, तो उसको मेजर किया जा सकता है मास स्पेक्ट्रोग्राफी से। ओके, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने अभी जाना कि मास को कैसे मेजर किया जा सकता है। अब टाइम को कैसे मेजर किया जा सकता है उसके बारे में अब हम जानते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ टाइम। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी यूज एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मतलब क्या? ये एक डिवाइस हमने कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें हम क्या करते हैं, दो मिरर ले लेते हैं, उसे कुछ स्पेसिफिक डी डिस्टेंस से हम सेपरेट कर देते हैं, एंड उसमें हम किसी लाइट पार्टिकल को कैप्चर करके उसके वाइब्रेशन को स्टडी करते हैं। एंड ये एक बार यहाँ पर बाउंस हुआ तो हम उसको कह दे रहे कि ये 1 सेकेंड है, फिर वो अगेंस्ट बाउंस हुआ तो इसको हम कह देते हैं सेकेंड चल रहा है। तो ये जो वाइब्रेशन है इसको कैलकुलेट करके हम सेकेंड्स को डिफाइन करते हैं, और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक क्लॉक कहा जाता है। तो अगर टाइम को मेजर करना होता है तो हम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं, और एटॉमिक क्लॉक बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट होती है। उनकी एक्यूरेसी अराउंड 10⁻³ होती है। एटॉमिक क्लॉक सबसे ज़्यादा एक्यूरेट क्लॉक है अभी तक जो अर्थ पे बनाई गई है। तो ऐसे हम टाइम को मेजर करते हैं। अब हम समझते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, एंड एरर्स क्या होते हैं। 3 टॉपिक है यहाँ पर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स, जिसपे हम ज़्यादा ध्यान देंगे एरर्स पे। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में हमें पता होना चाहिए बिकॉज वो लैब्स में काम आते हैं। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम सब ने वो गेम खेला होगा या फिर सुना होगा कि जिसमें हमें बुलजाई को हिट करना होता है। ओके, ये हमारा टारगेट है, हमें यहाँ पर हिट करना है, और ये हमारा सर्कुलर प्लेट है, यहाँ पर हम कहीं भी एरोज को थ्रो कर सकते हैं। तो मान लो किसी स्टूडेंट ने एरो बिल्कुल जहाँ पर हिट करना था वहीं पर हिट कर दिया, तो वो स्टूडेंट कैसा हुआ? वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट हुआ। तो जो टारगेट है उसके पास जितना पास आप जाते जाओगे आप उतने एक्यूरेट होते जाओगे। तो एक्यूरेसी की ही डेफिनेशन है, द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज। मान लो आपने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना है। हम जानते हैं कि असली स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने कैलकुलेशन करी और आप कैलकुलेट करके ले आए कि लाइट की स्पीड 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो एक्चुअल वैल्यू से आपकी जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, तो आप बहुत ज़्यादा ही एक्यूरेट हो। तो ये डेफिनेशन हो गई एक्यूरेसी की। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन के बारे में। अब मान लो एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने एरो फेंका और उसका एरो एक्चुअल वैल्यू से जहाँ हिट करना था वहाँ से दूर आया। तो मान लो उसने और भी एरोज फेंके एंड बार बार उसके जो एरोज थे वो किसी एक पॉइंट के पास गए बट वो एक्चुअल वैल्यू के पास नहीं गए। तो वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही प्रिसाइज है कि आपने बहुत सारी बार एरोज फेंकी, एक पॉइंट पे आया है, भले ही वो जो हमें वैल्यू लानी थी जहाँ पर हमें अपने एरोज फेंकने थे उसके पास नहीं गए हो, बट बिकॉज वो एक पॉइंट के पास बहुत ज़्यादा था तो इस चीज़ को कहा जाएगा प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल,
इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि लाइट की एक्चुअल स्पीड ये होती है। एक डिफरेंट स्टूडेंट आया, उसने कैलकुलेट किया कि लाइट की स्पीड 1.5 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है। उसने फिर से कैलकुलेशन करी, उसकी वैल्यू आ रही 1.53 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। मान लो उसने फिर से कैलकुलेशन करी एंड उसकी वैल्यू 1.6 आई, तो लाइट की एक्चुअल स्पीड तो ये है। तो इसका मतलब ये आया कि वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर की कैलकुलेशन कर रहा है। तो ये स्टूडेंट क्या एक्यूरेट है? नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है। बट क्योंकि उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज है, तो ये स्टूडेंट कैसा है? प्रिसाइज है। तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे, और ये डेफिनेशन होती है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। तो यहाँ पर ये लिखा है व्हाइल प्रिसीजन टेल अस व्हाट रेजोल्यूशन द क्वांटिटी इज मेजर्ड, मतलब कि कितनी क्लोज एक दूसरे से वैल्यू आ रही है। तो इतना ही हमें पता होना चाहिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। बाकी हम इसको लैब्स में देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करते टाइम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आप कितने एक्यूरेट हो, कितने प्रिसाइज हो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एरर पे। एरर्स पे द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, जैसे इस वाले एग्जांपल में फिर से आ जाते हैं हम। ट्रू वैल्यू क्या थी? 3 इंटू 10⁻8। मेजर्ड वैल्यू क्या आई? 2.9 इंटू 10⁻8। तो एरर, जिसको जनरली डेल्टा से लिखा जाता है, तो एरर इन स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? c माइनस c डैश। ये एरर आया है कि हाँ, आपने इतनी की कुछ गलती कर रखी है, इसलिए आपकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है द एरर इन मेजरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर्स। अब ये एरर किस लिए आया है? हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट करी 2.9, इसमें कुछ ना कुछ एरर है। अब हम सोचना शुरू कर रहे हैं कि एरर किस लिए आया होगा। तो हमने जाना कि एरर की दो रीजन हो सकते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। अब इनकी डेफिनेशन समझते हैं। सो systematic error. Systematic error are those error that tends to be in one direction. अगेन अपने पुराने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। लाइट की स्पीड होती 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आपने एक मेजरमेंट करी, आपकी वैल्यू आ रही 2.9 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आपने फिर से कोई मेजरमेंट करी, मान लो आपकी वैल्यू आ रही 2.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम जितनी भी कैलकुलेशन कर पा रहे हैं इस एग्जाम्पल में, हमारी जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही है। तो सिस्टमैटिक एरर वो एरर होते जो हमें बार बार दिख रहे होते कि हाँ, एक्चुअल वैल्यू में इतना एरर हमें बार बार दिख रहा है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? एक्चुअल वैल्यू से बार बार वैल्यू कम आ रही है। तो अगर एरर वन डायरेक्शनल है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही से कैलिब्रेट नहीं है, उसके डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम है, वो परफेक्ट नहीं है कि वो सही वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। एंड दूसरा तरीका है इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, कि आप जहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं है, बार बार उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है डस्ट पार्टिकल की वजह से, या एयर चल रही है उसकी वजह से, या फिर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसको एक किसी कंट्रोल टेम्परेचर में ही करना होता है। एंड मान लो आपने अगर उस सिस्टम को आइसोलेट नहीं किया तो टेम्परेचर की वजह से कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो एरर की ये रीजन हम बता रहे हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या एरर आ रहे होंगे। तो अभी हमने सीखा सिस्टमैटिक एरर के बारे में। तीसरा जो टाइप का एरर आ सकता है वो है पर्सनल एरर। मान लो आपको किसी नॉलेज की कमी हो रखी है,
जिसकी वजह से आप उस डिवाइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप उसको समझ नहीं पा रहे हो या फिर इतने केयरफुल नहीं हो पा रहे हो, तो आपसे भी कुछ ना कुछ एरर हो रहे होंगे, तो उस एरर को हम काउंट करते हैं पर्सनल एरर्स में। तो ये सिस्टमैटिक एरर है। नेक्स्ट टाइप का एरर जो आ सकता है वो है रैंडम एरर। ये एरर, रैंडम एरर का पता कैसे चलता है? अगर रिजल्ट में इरेगुलरिटी आ रही हो, मान लो आपकी पहली वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आई एंड नेक्स्ट वैल्यू आ रही है आपकी 1.7 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, बिल्कुल रेगुलर नहीं है कि पहली आपने जो कैलकुलेशन करी उससे इतनी प्रिसाइज वैल्यू आ रही है, इतनी एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, दूसरा किया तो आपकी इतनी ज़्यादा ही दूर की वैल्यू आ रही है जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो अगर आपको मेजर्ड वैल्यू में से एकदम से चेंजेस दिखने लग जाते हैं तो वो रैंडम एरर्स में आ रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ रैंडम प्रॉब्लम हुई होगी, इरेगुलरिटी आई होगी, उसकी वजह से हमें एरर दिखाई दे रहा है। तो ये हुआ कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट लेने जा रहे हैं तो किस टाइप की एरर के साथ हम मिल सकते हैं। अब हर एक डिवाइस का एक लीस्ट काउंट होता है कि इतना एरर वो डिवाइस हमेशा देगा ही। सो द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा उसमें कोई ना कोई एरर होता ही है, ठीक है। एंड वो एरर हमेशा आएगा आपकी कैलकुलेशन में, भले ही आप उसको रैंडम एरर कहो या सिस्टमैटिक एरर कहो, वो हमेशा आपकी कैलकुलेशन में वो एरर दिखेगा। एंड उसी एरर को हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसीजन फॉर अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतना ज़्यादा ही वो एक्सपेरिमेंट या वो मशीन कितनी होगी, प्रिसाइज होगी। ओके, ये पॉइंट इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। सम मैथमेटिकल टर्म यूज्ड फॉर एरर कैलकुलेशन। अब एरर कैलकुलेशन में हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स है जिसका हम यूज करते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर, ओके, परसेंटेज एरर, आगे और भी टर्म्स आएगी तो आप उनके बारे में जानते हैं। तो पहली चीज है एब्सोल्यूट एरर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? The magnitude of the difference between individual measurement and the true value. Absolute error, जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं, ओके, वो क्या होता है? वो डिफरेंस होता है किसके बीच में? हमारी मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसका जो डिफरेंस होगा उसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एंड हमेशा याद रखना इस चीज को हम मॉड्यूलस के अंदर रखते हैं। जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है इसको मॉड्यूलस कहते हैं। एंड मॉड्यूलस क्या करता है? हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बना देता है एंड हर पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव ही रहने देता है। तो एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम हर फॉर्मूले को मॉड्यूलस के अंदर रखते हैं। एंड एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, अब हम आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन एन इंडिविजुअल मेजरमेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू आर। ओके, मान लो आपने कैलकुलेशन करी, सेम एग्जांपल को लेके चलते हैं। ये हमारी ट्रू वैल्यू है लाइट की स्पीड की। हमने जो पहली वैल्यू निकाली मान लो वो ये आई, तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा? C1 माइनस C। मीन अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एंड अगर बहुत सारे मेजरमेंट हमने करने लगे, C2 C3 हमने बहुत सारी कैलकुलेशन करी,
तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मीन निकालना होगा इनका, फिर इंडिविजुअल वैल्यूज को मीन से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर हमें एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में, कि हर वैल्यू में क्या एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, तो उसको हम लिखते हैं a1 माइनस ए मीन। मान लो अगर हमें सेकेंड वैल्यू पे निकालना है कि उसमें क्या इतना एरर आ रहा है, तो a2 माइनस ए मीन। ऐसे ही an में क्या हो जाएगा, nth वैल्यू माइनस ए मीन, जहाँ पर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सारी वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, कि टोटल कितनी हमने कैलकुलेशन करी है। तो ये एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू एरर, अभी तक हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला था, अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम इंडिविजुअल एरर सारे निकालते हैं एंड देन उसका सिंपली मीन ले लेते हैं। द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर, सारे एब्सोल्यूट एरर का जब हम मीन ले लेते हैं तो जो क्वांटिटीज फाइंड होती है उसको हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टाइप के एरर जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है दैट इज फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि रिलेटिव एरर फाइंड करके दिखाओ। तो रिलेटिव एरर से आप समझ ही गए होंगे कि रिलेटिव का मतलब दो चीज़ का रेशो, किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर करना। तो हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड अगर कर दें मीन वैल्यू से तो ये रिलेटिव एरर हम कैलकुलेट कर देते हैं। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू इज रिलेटिव एरर, जिसे फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है कभी ना कभी। ओके, एंड अगर रिलेटिव एरर में ही 100 परसेंटाइल से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या फाइंड हो जाता है, परसेंटेज एरर फाइंड हो जाता है। एंड परसेंटेज एरर का सिंबल होता है डेल्टा ए। ओके, इसको डेल्टा बोलते हैं। सो डेल्टा ए का मतलब होता है परसेंटेज एरर और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100%, ये रहा रिलेटिव एरर, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ओके, सो अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया था, एक किसी क्वांटिटी को लिया था, उससे रिलेटेड हमने एब्सोल्यूट मीन एरर फाइंड किया था एंड हमने क्या किया था, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर कैलकुलेट किया एंड देन परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया। अब हमारे पास अगर दो क्वांटिटी हो या उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी हो एंड उन सब में हमें एरर्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पर हम वो सीखेंगे। सो कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर, तो हमारे पास हमें पता है कि 4 टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मान लो हमारे पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी एंड वो दोनों इन चारों में से किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मान लो हमारे पास a प्लस बी है, a माइनस बी है, a मल्टीप्लाई बाय बी है या a डिवाइडेड बाय बी है। तो इन 4 डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हम एरर कैसे फाइंड करें, उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, तो आज हम सीखेंगे सम और डिवीजन के बीच में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या हो, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बीच में। सो
आ जाते हैं हम सम एंड डिफरेंस के बीच में और उसको समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि z एक क्वांटिटी है जो a प्लस बी है या a माइनस बी है, एंड अगर हमें z में एरर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सिंपली एरर इन z इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस a प्लस माइनस b। ओके, बट अगर हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना है तो मैक्सिमम एरर एडिशन में क्या होगा या सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, हमेशा एडिशन। ओके, तो मैक्सिमम एरर ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास अगर क्वांटिटी है z इक्वल्स टू a प्लस बी, तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। पर अगर हमारे पास क्वांटिटी है z इक्वल टू a माइनस बी, याद रखो एरर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो z a माइनस बी भी हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये तो एरर हुआ, बट अगर हमें मैक्सिमम एरर फाइंड करना हो, मैक्सिमम एरर, तो इस केस में भी मैक्सिमम एरर होगा, वो होगा एरर इन a प्लस एरर इन b, एंड अगर इस केस में भी बात किया जाए तो मैक्सिमम एरर होगा एरर इन a प्लस एरर इन b। ओके, क्योंकि हमने मैक्सिमम की बात करी है, मिनिमम की बात करते तो वो सब्ट्रैक्शन होता, पर ऑब्वियसली मिनिमम एरर कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, मैक्सिमम एरर की ही बात चलती है। तो हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एरर किसी भी केस में ऐड होता है। ओके, तो आज की क्लास में हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ में डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ा। स्मॉल लेंथ के लिए कौन कौन सी यूनिट्स यूज हो सकती है, लार्ज लेंथ के लिए कौन कौन सी यूनिट यूज हो सकती है। देन हमने मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ा, उसमें डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ा। मेजरमेंट इन टाइम पढ़ा, फिर हमने एक्यूरेसी जाना, प्रिसीजन जाना, एरर क्या होता है उसके बारे में जाना, फिर जाके हमने एरर कैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में आ सकते हैं उनके बारे में जाना। सिस्टमेटिक एरर हो सकता है एंड रैंडम एरर हो सकता है, एंड एरर कैलकुलेशन में हमने 3 डिफरेंट एरर्स के बारे में पढ़ा, मीन एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। फिर हमने सीखा कि अगर 2 क्वांटिटी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ी हुई है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एरर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू।